अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक सर, आप सुनाए, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आ गए हैं घर? अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं अभी पहुंचा हूँ। अच्छा। सुनाई लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, हम जरा आज वैट रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। और वैट रजिस्ट्रेशन बड़ी मिलती जुलती है विद कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन में कितने फॉर्म थे? सात थे या आठ थे? सात थे सर, मेरे ख्याल में। वो कारपोरेट टैक्स रिटर्न में थे। हाँ, रजिस्ट्रेशन का याद नहीं। रजिस्ट्रेशन के 5 फॉर्म थे। अब हम जरा देखते हैं कि वैट रजिस्ट्रेशन में और कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़, आपने जिस पोर्टल से किसी क्लाइंट की कारपोरेट वैट रिटर्न फाइल की है, उसी से कारपोरेट टैक्स रिटर्न करनी है। और जिससे किसी की कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल की है, कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की है, वहीं से आपने उसकी वैट रजिस्ट्रेशन भी सेम पोर्टल पे करनी है। अब शुरू शुरू में तो ऐसे हुआ कि अगर कारपोरेट वैट में कोई प्रॉब्लम आ रहा था सेम पोर्टल से, तो आपने एक अलग अकाउंट बनाया, वहां से एक कंपनी की कारपोरेट टैक्स कर दी। आपके ईमेल पे एक कंपनी की कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, मेरे ईमेल वाले पोर्टल पे किसी की वैट रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। लेकिन लेटर ऑन एफटीए ने रिजेक्ट करनी शुरू कर दी कि आप अपने मेन पोर्टल से जाके रिटर्न रजिस्ट्रेशन करें। तो आपने अपनी वैट रजिस्ट्रेशन उसी पोर्टल से करनी है जिससे कारपोरेट टैक्स की हुई है। कोई क्लाइंट आता है तो आपने उससे एफटीए क्रेडेंशियल्स लेने हैं। ज़रा हम इसके फॉर्म को देखते हैं। इसके 9 फॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर कौन कौन से फॉर्म है? पहले एंटिटी डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। पहले 2 फॉर्म वो हैं जो कारपोरेट टैक्स में भी थे। थर्ड, एलिजिबिलिटी डिटेल्स नया है। एलिजिबिलिटी डिटेल क्यों नया है, क्या रीजन है? क्या वजह है कि कारपोरेट टैक्स में एलिजिबिलिटी डिटेल का फॉर्म नहीं था जबकि वैट में है? अबू बकर, एनी रैंडम गैस? एलिजिबिलिटी कॉर्पोरेट में भी सर, एलिजिबिलिटी सब लोग तो एलिजिबल नहीं थे ना। बिजनेस बिजनेस में बिजनेस वाला भी था और कंपनी वाला भी था। इसके अंदर उस था, लेकिन उसमें नेचुरल पर्सन से ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि 1 मिलियन दरम को टच किया हो। जी। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट लेकिन है? कंपनी के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। लेकिन वैट में मैं आपको बता चुका हूँ कि मिनिमम सिर्फ थ्री कॉर्पोरेट? सेवेंटी फाइव थाउजेंड का थ्रेश होल्ड मीट करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वैट रजिस्टर नहीं कर सकते? इसके अलावा नहीं कर सकते। ये वाली बात मैंने कल के लेक्चर में नहीं की, आई थिंक, राइट? कल मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, 10-15 मिनट, क्या पता। ओके, नो वरीज।
375 इनकम टैक्स में भी 375 ही है ना? नहीं वो नहीं, वो है टैक्स के प्रॉफिट ऊपर का, यानी 9%। उसके ऊपर देखिए, आपने कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, आप पे कारपोरेट टैक्स लगता है। वो एक अलग बात है कि जब आपका थ्रेश होल्ड 375,000 से ऊपर का प्रॉफिट होगा, उस पे आपने टैक्स देना होगा, उसे मल्टीप्लाई बाई 9% करना होगा। जी। बैंक के केस में आप रजिस्टर ही नहीं करवाते जब तक जी, आप, ठीक है, ठीक है। आप मुकम्मल तौर पे वैल्यू एडेड टैक्स से पाक हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जरा वैट को। वैट, अगर जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी थी, राइट? जी। क्या क्या होती हैं टैक्सेबल वैट एग्जाम, सप्लाई? टैक्सेबल एग्जाम डीम्ड, और ये पढ़ाई थी आपने? जीरो नहीं, रेटेड। इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक स्टैंडर्ड रेटेड है और दूसरी जीरो। जीरो रेटेड। जो एग्जाम सप्लाईज हैं वो इसमें शामिल नहीं है। जी। अच्छा, अब जो एग्जाम सप्लाईज हैं जो इसमें शामिल नहीं है वो कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट, सुनते जाएं, इसको मैंने कैसे याद रखोगे। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। पब्लिक लोकल ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी बस वगैरह लेते हैं अगर, तो उस पर कोई हम्म। वैट नहीं, उस पर वो एग्जाम है। ठीक है। लैंड, ये दोनों चीजें आप समझ गए। थर्ड चीज है फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करता हूं तो इससे मुराद वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें कोई फिक्स्ड रेट बताया जाता है। मिसाल, आपको कोई बंदा कहता है आप बैंक अकाउंट ओपन करने की फीस, कोई बैंक कहता है 500 dirham है। ये एक फीस है, फीस दी जाती है प्रोडक्ट या सर्विस के बदले। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि इंटरेस्ट रेट है 9%, इंटरेस्ट को प्रोविजन ऑफ गुड या सर्विसेज नहीं समझा जाता। ठीक है, इंटरेस्ट को गुड या सर्विसेज देना नहीं समझा जाता, लिहाजा जहां पे भी इंटरेस्ट का एलिमेंट होगा वहां पे वैट नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन जहां पे आपको कोई फिक्स प्राइस कोट कर दे, बैंक अकाउंट ओपन करने कितने पैसे, अगर आप क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट फीस आ गई है 270 dirham फिक्स, तो वो तमाम चीजें सर्विसेज हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि फीस आप किसी चीज के बदले में दे रहे होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट है से 27%, उस पे वैट नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैसेंजर के लिए है, ठीक है, गुड्स के लिए नहीं है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच इज नॉट जीरो रेटेड। अच्छा, कौन सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जीरो रेटेड होती है, इधर हमें यह समझना पड़ेगा। देखें, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, या रेजिडेंशियल या कमर्शियल। कमर्शियल पे वैट लगेगा, कमर्शियल पे हमेशा 5% वैट लगेगा। रेजिडेंशियल के केस में क्या होगा, अगर एक बंदा, बिल्डिंग बनी है नई नई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनी है, नई नई बनी है, उसकी पहली सेल है पहले 3 साल के अंदर अंदर, दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहले साल के अंदर पहली सप्लाई होनी चाहिए, और बनने के पहले 3 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। एक बिल्डिंग मैंने आज बनाई, बेच दी, अबू बकर को बेच दी, जीरो रेटेड है। अबू बकर ने अगले दिन मंजूर हुसैन को बेच दी, अब जीरो रेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा पहली सप्लाई, फर्स्ट सप्लाई इन फर्स्ट 3 years।
सही। अच्छा, अब मैंने अबू बकर को बेची तो पहली सप्लाई थी जीरो रेटेड है, लेकिन जब अबू बकर ने मंजूर हुसैन को बेची तो वो सेकंड सप्लाई थी, इसलिए वो जीरो रेटेड नहीं है। इसी तरह से अगर 3 साल की कंडीशन नहीं मीट होती, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई 4 साल के बाद बेची है, तो वो भी जीरो रेटेड नहीं है। फर्स्ट सप्लाई ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन फर्स्ट 3 years वो क्या होगी? जीरो रेटेड। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी जीरो रेटेड नहीं होगी, लाइक चौथे साल बिकी है, वो क्या है? वो एग्जाम्प्ट। वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, मैंने जो आपको बेची थी वो जीरो रेटेड थी, आपने मंजूर हुसैन को बेची, वो एग्जाम्प्ट है। ये 4 चीजें हैं। इनके अलावा जितनी भी सप्लाईज होंगी वो सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज कहलाएंगी। सर मेडिकल जो होती हैं वो नहीं एग्जाम्प्ट नहीं? नहीं, एग्जाम्प्ट नहीं है, वो जीरो रेटेड है। सर ये जो एग्जाम्प्ट में आपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन लिखा और सिर्फ पैसेंजर लिख दी है, अगर हम इसको यूं समझें कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस है लाइक टैक्सी का या बसेस का और विद इन यूएई, तो फिर ये ज्यादा ठीक नहीं होगा? नहीं, देखें, ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक क्लैरिफिकेशन है इस पे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है एग्जाम्प्ट। मिनिमम बंदों की तादाद 10 होनी चाहिए उसमें। अगर बस बेचते हैं या मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना, वो भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, टैक्सी वगैरह में नहीं। टैक्सी पे लगता है, गाड़ी जो होती है इस पे भी वैट लगता है, सेल ऑफ कार पे वैट आता है। तो ये उबर क्रीम वहाँ चल रही है, ये उबर उस पे लगता है? जी जी, बिल्कुल आता है। ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी 10 है। अच्छा, अब और गुड के केस में क्या है? गुड का केस में हम देखते हैं। अच्छा, लेकिन पहले जीरो रेटेड की पूरी दुनिया में एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है, कौन सी? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में जीरो रेटेड होती है। जीरो रेटेड वो होती है जिसमें आप रिफंड बड़ी आसानी से क्लेम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के अलावा एजुकेशनल और मेडिकल सप्लाईज जो की जाती हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या गवर्नमेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट स्कूल को या प्राइवेट क्लिनिक को जो मर्जी है बेचा जाए, वो जीरो रेटेड नहीं है। इसके बाद इसके बाद अगर बात करूं, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सारी की सारी जीरो रेटेड होती है। ठीक है, अगर ऊपर मैंने एग्जाम का जिक्र किया था, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर किस में ऐसी एग्जाम किए। लेकिन अगर अच्छा, गुड्स का इधर जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर गुड्स हो ना, लोकल सप्लाई ऑफ गुड हो, तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड रेटेड। ठीक है, गुड्स स्टैंडर्ड रेटेड है अगर लोकल हो तो। लेकिन इंटरनेशनल इंटरनेशनल चाहे गुड्स हो चाहे पैसेंजर्स हो, वो तमाम चीजें जीरो रेटेड हैं। अच्छा, मैंने एक एडवाइजरी दी थी एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी को। तो लॉजिस्टिक्स कई लिहाज से मेरा बड़ा फेवरेट भी रहा। कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना हो, जिनको लॉजिस्टिक्स में एडवाइजरी में जाना हो, उनके लिए ये हेल्पफुल होंगी। अब देखें, अगर आपके पास अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन आई है, इनकी रोशनी में कि आपको ये पता चला है लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स
एग्जाम्प्ट है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड टैक्सेबल है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जीरो रेटेड है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं अबू बकर, फर्ज करें सामान पाकिस्तान से दुबई आया, उस पर क्या टैक्स जी। लगेगा, उस पर क्या होगी टैक्सेबिलिटी? तो वो पाकिस्तान से गया ना, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के ऊपर होगा ना। नहीं देखें, वहाँ के लिए इंपोर्ट है, इंपोर्ट का फिर टैक्स लगेगा। इंपोर्ट पे कौन सा कस्टम होगा कोई? नहीं गुड्स पे टैक्स लगने की बात नहीं हुई, ट्रांसपोर्टेशन पे बात हुई है। तो मैं जहाज भी फंस कर पाकिस्तान में था, मैं एयरलाइन पाकिस्तान का में था, सफर पाकिस्तान मैं से। सोच रहा था मैं मूंगफली भिजवाता हूँ। एक कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है दुबई में रजिस्टर्ड, ठीक है। वो सामान मंगवाती है, मूंगफली मंगवाती है पाकिस्तान से दुबई। ठीक है। मूंगफली पे टैक्स लगेगा या नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन उस पे क्या ट्रीटमेंट होगी? पर वो ट्रैवलिंग में है ना इंटरनेशनल में, तो वो तो फिर जीरो रेटेड में आएगा ना। लेकिन ये तो इम्पोर्ट है ना, एक्सपोर्ट तो नहीं है। नहीं एक्सपोर्ट नहीं, इसके नीचे मैं कुछ लिखने लगा था जो मैंने आधा छोड़ दिया। पर वो आपने गुड्स और सर्विसेज दोनों के पास है ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड्स। इंटरनेशनल टैक्सेशन, अच्छा अब सुनिएगा, जो चीज पाकिस्तान से दुबई आई है उसे कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो चीज दुबई से पाकिस्तान गई है उसे कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, और जो चीज पाकिस्तान से निकल के अमेरिका चली गई है लेकिन कंपनी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी दुबई में थी, उसे हम क्या कहेंगे, वहां पे क्या इंप्लीमेंटेशन होगी? एक चीज या लॉजिस्टिक्स यूएई में आई नहीं है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? एनी रैंडम गेस? एक चीज पाकिस्तान से चाइना भिजवाई जाती है, कोई ऐसी सर्विस जो दो मुल्कों के बीच में और यूएई इन्वॉल्व ही ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? ये नहीं पता सर। आउट ऑफ स्कोप, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। अगर एक चीज फर्ज करें कि दुबई से दुबई से शारजा गई, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी? अगर सामान गया है दुबई से शारजा, गुड्स गए हैं, गुड्स गई हैं, उस पर लगेगा ना, टैक्स तो लगेगा। वैट लगेगा, लेकिन अगर पैसेंजर गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए हैं तो वो फिर नहीं लगेगा। फिर नहीं लगेगा, ठीक है। जीरो जी। रेटेड में बहुत सारी एक लिस्ट है, उसमें एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल और सप्लाईज और एजुकेशनल सप्लाई सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो हैं वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर्स को जीरो रेटेड है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन से जितने भी मीन्स रिलेट करती हैं, जहाज हो गया, शिप्स हो गई, ये तमाम जीरो रेटेड में आती हैं। और ऊपर मैं बता चुका हूँ कि रियल एस्टेट पहले 3 साल के अंदर उसकी पहली सप्लाई होती है, दैट इज आल्सो जीरो रेट। अच्छा अब होता क्या है, इन एग्जाम गुड को अगर निकाल दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए जितनी भी, अब आपको दो लिस्ट मिल गई, एक एग्जाम गुड की और एक जीरो रेटेड गुड की। मुझे ये बताएं कि जो दोनों में नहीं है, ना एग्जाम में है ना जीरो रेटेड में है, वो किस कैटेगरी में आएंगी? टैक्सेबल में। स्टैंडर्ड में है जी। वो स्टैंडर्ड में आएंगी, ठीक है, बाकी सब स्टैंडर्ड में है। अब टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी हैं? स्टैंडर्ड रेटेड प्लस जीरो रेटेड। एग्जाम को निकाल के जितनी भी सप्लाईज हैं वो जीरो रेटेड हैं। समीर भाई, आप जब भी आप ना मुझे डेली मॉर्निंग में मैसेज कर दिया करें, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मुझे कुछ याद आ जाता है। समीर काड़ी साहब, अच्छा जी सर, सॉरी आज के सर, लेक्चर की रिकॉर्डिंग वॉइस स्टार्ट नहीं नहीं हुई, मुझे कवर आ लगता रही है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। सर। जी सर। जी,
जी मुझे सर, लगता सर है आज आप की मुझे एक रिकॉर्डिंग नहीं हो व्हाट्सएप रही। पे मैसेज पे करें, कोई काम है जो मुझे भूल जाते हैं हमेशा। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा। अब देखिएगा, जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं, अगर वो 375,000 को टच कर जाती हैं लास्ट 12 मंथ के दौरान, तो आपने अपनी वैट की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर आप, अच्छा अब देखें, जो इसमें जिक्र किया गया है 12 महीने का, तो वो कोई पीरियड स्पेसिफिक नहीं है, जनवरी टू दिसंबर, इस तरह से कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। मैंने आपको बताया था कि नेशनल पर्सन पे सिर्फ तब कॉर्पोरेट टैक्स लगता है जब उसकी एक कैलेंडर ईयर में सप्लाई रेवेन्यू 1 मिलियन dirham से ऊपर हो जाए। आपसे अगर मैं पूछूं कि एक कंपनी है, उसकी ना 2024 में कोई सप्लाई है, एक नेचुरल पर्सन है, उसने 2024 में जुलाई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक 5 लाख dirham कमाए, और फिर जनवरी से लेके जून तक 2025 में जनवरी से लेके जून तक 5 लाख dirham कमाए, इसके बाद कोई बिजनेस नहीं किया, क्या उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा उस नेशनल पर्सन पे? उसके बाद बिजनेस छोड़ दिया इसने। बाकी उसने कोई बिजनेस नहीं किया। 2024 में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक उसने 5 लाख dirham की सेल की, और अगले साल 2025 में 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 5 लाख dirham की सेल की। कितनी हो गई टोटल 12 महीने के दौरान? 1 मिलियन। क्या उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा? सर वो लाइसेंस पे उसका जो फाइनेंशियल ईयर लिखा होगा उसके हिसाब से, अगर उसको साल पूरा हो गया तो फिर तो उसको नहीं, रजिस्टर मैं होना आपको चाहिए। जरा बताऊं दोबारा, ये कंपनी के केस में फाइनेंशियल ईयर था, नेशनल पर्सन के केस में कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है। आप बताएं। अब नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा, क्योंकि 2024 या 2025 में एक कैलेंडर ईयर में उसने 1 मिलियन को हिट नहीं किया। लेकिन जी। जब वैट को देखते हैं, तो आप देखें, लास्ट 12 मंथ के दौरान जब भी 375,000 को हिट किया, आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है कि आपने वैट की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, रेवेन्यू 375 से ऊपर गया तो। हाँ जी। अच्छा, वैट की रजिस्ट्रेशन विद इन नेक्स्ट 30 डेज अप्रूव होनी चाहिए। आपका काम है, आप ऐसे फाइल करें, एफटीए अप्रूव करे उसे, एक ही दफ़ा ठीक होनी चाहिए। सही। अप्रूवल में देर लगा, वो एफटीए का कसूर नहीं है, आपका कसूर है, आप पे फाइन आएगा। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स के केस में ऐसे नहीं था, आपको याद होगा, तब आपने अप्लाई करना होता सिर्फ जब अप्लाई कर दी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अच्छा, अब होता क्या है, इन्होंने ये तो डाल दिया, अगर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो उसे फाइन होगा 10,000 dirham। बहुत से लोग होते थे, वो कहते थे भाई आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने हमें, हम आपको बिजनेस तब जाएंगे जब हम वैट रजिस्टर्ड हो। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अगर आपके एक्सपेंसेस या सप्लाईज इसके आधे के बराबर हो जाती हैं, 187,500, तो भी आपको ऑप्शन दिया कि आप इधर तक भी पहुंच जाए ना, आप वैट की रजिस्ट्रेशन करवा लें, वॉलंटरी बेसिस पे करवा लें। ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वॉलंटरी का ऑप्शन तभी मौजूद है। अगर आपकी सप्लाई 3,75,000 से ऊपर चली गई, आपने 30 दिन के अंदर वैट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, फाइन होगा। अगर इससे कम रही, 1,87,500, 1,87,500 से ऊपर रही, 375,000 से नीचे रही, फिर क्या होगा? ऑप्शनल। ठीक है,
सर ये दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और नेचुरल पर्सन के लिए, दोनों के ये लिए? हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, कोई इसमें नहीं है। बस बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हो चाहे पर्सन हो। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे आप टैक्स की दे रहे हैं, आप 5% देते हैं? मैं तो एज ए कंपनी दे रहा हूँ ना, मैं पर्सनल कैपेसिटी में दे नहीं रहा। ठीक है, वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है। मैं अपनी अगर पर्सनल कैपेसिटी में फर्ज करें कोई ऐसी सर्विस देता हूँ जो सप्लाई ऑफ गुड या सर्विस है अदर देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उस पर भी देनी होगी। राइट। आपने एक गाड़ी सेल की अपनी, उसकी वैल्यू है 4 लाख दरम, आपने रजिस्टर करवाना है अपने आप को। सर वो गाड़ी अगर आपके पर्सनल यूज के लिए हो और बिजनेस यूज के लिए ना हो, फिर भी ऐसे करना है? नहीं नहीं, फिर नहीं, मतलब है बिजनेस की कैटेगरी में आप कहें ना, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज तो तब तक है जब तक आप कर रहे थे। जी। अगर बेचना आप किसी भी सेंस में बिजनेस में चला जाए ना, फिर लगेगा उस पर वैट। ठीक है। ये जो 375,000 का क्राइटेरिया है, इसके लिए इस फॉर्म में थर्ड फॉर्म इंक्लूड किया गया जो है एलिजिबिलिटी डिटेल्स। अच्छा। ठीक है, एंटिटी टाइप। जब मैंने इसमें एंटिटी टाइप पे क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। यही कुछ होता था कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन में भी। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस है नेशनल पर्सन। अगर आपने, अच्छा नेशनल पर्सन इंडिविजुअल का ऑप्शन क्यों है? मैंने बताया कि इसमें बंदा अदर देन सोल प्रोपराइटर भी, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तब भी वो अगर कोई गुड या सेल कर ले, दो तीन चीजें, वैल्यू 375,000 से ऊपर चली जाए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट हो जाता है। बोर्ड मेंबर को इग्नोर कर दें, ये खत्म हो गया। अगर किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन प्रॉपर्टी वाले केस को अभी साइड में रखें, उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए है। अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है, 375,000 से ज्यादा की बिकी है, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। सर इसकी डे रजिस्ट्रेशन होती है अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो बंद करनी हो? जी जी, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर नेचुरल पर्सन में, ये तो आपको पढ़ा चुका हूँ, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी, राइट। ये बता दिया ना, 3 साल के अंदर पहली सेल अगर होगी तो दैट विल बी, उस केस में इंडिविजुअल ने भी रजिस्टर होना होगा। जी। बाकी लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड, यूएई प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कंपनी, ज्यादातर केस में प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन चूज किया जाता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है? पहले 3 फॉर्म इधर ही हैं। चौथे वाले फॉर्म को कि टेक्स्ट ग्रुप को आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, समझ गए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स और वैट के टैक्स ग्रुप में थोड़ा सा फर्क है। वो भी इंशाल्लाह ताला हम आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। गॉड। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कर दिया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको कहां से पता चलेगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टैक्स ग्रुप। ये पहला फॉर्म था। सेकंड फॉर्म आप देख लें, ये सेकंड फॉर्म आपका बड़ा देखा भाला है, बड़ा मिलता जुलता है। ये सेम टू सेम कॉर्पोरेट टैक्स वाला फॉर्म है, राइट। लाइसेंस। ठीक है। सेम इसमें होगा, वैसी आपसे एक्टिविटी पूछी जाएगी, वैसी आपने ऑनर डिटेल बतानी होगी। ठीक है, ये सेम टू सेम चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये अब मैंने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन में भी ऐसी है और वैट रजिस्ट्रेशन में भी ऐसी है। यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस लगाया करते थे, सब सेम।
बिजनेस एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ये तमाम चीजें सेम है, सेकंड फॉर्म एग्जैक्टली मैच करेगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले फॉर्म पे। आप अगर ऊपर देखें ना, इसमें सॉरी मैं थोड़ा सा स्क्रीन बार, ये जो थर्ड फॉर्म है एलिजिबिलिटी वाला, इसमें डिफरेंस आएगा। फोर्थ फॉर्म कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या कॉर्पोरेट टैक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल थी? जी सेम है। फिफ्थ नहीं थी, सिक्स नहीं थी, ठीक है। सेवन नहीं थी, एट थी, नाइन थी। तो हमने अब जो इसमें फॉर्म बैट में एडिशनल पढ़ने हैं, उसमें एक है फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 6 एंड फॉर्म नंबर 7। 3, 5, 6, 7, ठीक है। ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है। इसमें क्या होगा? इसमें अभी आपको बता देता हूं, बाकी हम इस फॉर्म को भी देखते हैं। आपने जितनी भी आपकी मंथ वाइज सेल हुई है, ठीक है, या मंथ वाइज एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सब की आपने लिस्ट बनानी है। प्लस इनवॉइसेस, आपने अपनी 3-4 बड़ी इनवॉइसेस अमाउंट की वो इकट्ठी करके रखनी है, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं चार्जिंग पे लगा दूं। ओके अच्छा, एलिजिबिलिटी फॉर्म का मतलब क्या है, मकसद क्या है? आपको जैसे बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स में हर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन वैट में सिर्फ जो थ्रेश होल्ड से ऊपर हो उसी ने वैट रजिस्ट्रेशन करवानी है। इस काम को प्रूव करने के लिए कि आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन देनी थी, डिक्लेरेशन देनी थी। अब इस काम के लिए कौन कौन से एविडेंस लगाए जा सकते हैं कि हमने थ्रेश होल्ड मीट कर लिए? परचेज ऑर्डर। इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट्स हों आपके किसी पार्टी के साथ, ये तमाम लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपने एक मंथ वाइज देना है अपना डिक्लेरेशन कि आप पिछले हर महीने में कितनी सप्लाईज करते रहे हैं। इसका क्या पर्पज़ है? हिस्ट्री तक ये पता लगे। हाँ नहीं, उसकी वजह ये भी है ना कि आपका पता चले कि आपने 12 महीने के अंदर अंदर करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 साल पहले कर लिया था, आज आप आके डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या आपने टाइमलाइन को मीट किया या नहीं, ये पर्पस है सिर्फ, सही है। ठीक है। इस काम के लिए किया गया जाता है कि हम एक एक्सेल में शीट बनाते हैं। ये एक्सेल शीट मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए ना, क्योंकि मुझे खुद एक आइडिया है आपके क्वेश्चन से भी और खुद भी मैं जिस हद तक हूँ कि शायद कुछ टॉपिक इतनी अच्छी तरह से आप लोगों को नहीं समझ आ रहे। जो वैट रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है ना, इसकी मैं एक वीडियो भी बना के बाकायदा अपलोड करवा दूंगा उनसे कह के। उसमें लाइव आप एक वैट रजिस्ट्रेशन होते हुए भी देखेंगे। करना यह है कि एक सिंपल एक एक्सेल शीट लें, उसमें एक साइड पे आप डाल रहे हैं कि आपकी मंथली मंथली
सेल कितनी है और मंथली एक्सपेंसेस कितनी है, हर मंथ वाइज आप एक्सपेंसेस बना दें इसको। इंशाल्लाह ताला कल आपकी क्लास हो सकती है, क्या पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, हो सकती है इस सर। कल भी कहते हैं क्योंकि अभी थोड़ा टाइमिंग वगैरह लगातार ना डिस्टर्ब हो रही है, जो सारा काफ़ी सारे क्लाइंट्स पेंडिंग थे उन सबसे मेरी मीटिंग चल रही है। कल हम इस थर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे, फिफ्थ को पढ़ेंगे और सिक्स सेवन्थ को पढ़ेंगे, एंड देन हम इंशाल्लाह ताला आएंगे बैच डी रजिस्ट्रेशन की तरफ और रिफंड की तरफ। ठीक है, बाकी सुनाएं, आप लोगों का इंटरेस्ट तो वैसे ही है ना, मोरल हाई है, इंटरेस्ट बाकी है? इंटरेस्ट तो है सर, बिल्कुल है। नहीं, थोड़ा सा वैसे मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने लगे हैं सब अच्छा, जो अभी ना बैच है ना। वर्किंग डेज है ना, तो शायद इस वजह से लोग कम हैं, तो अच्छा, नहीं, देखते इसके हैं बाद एक बाकी। और चीज़ है कि हाँ, आप वीकेंड ना होने की वजह से मेरे ख्याल में लोगों को समझ नहीं आई। नहीं, अदर देन दिस, एक तो बहुत पुराने लेक्चर है ना कॉर्पोरेट टैक्स के, और वो बहुत पुराने आपको भूलते जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि मार्केट में कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के बहुत कम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उसको अच्छी तरह मार्केट करें अगर आप करना चाहते हैं, और अच्छी प्राइस पे मार्केट करें। ठीक है, लोगों से आप रब्ते करें कहीं पे भी, और अच्छी प्राइस में उसे मार्केट करना शुरू कर दें। सर ये जो जीरो रेटेड एग्जाम्ड सप्लाईज और ये इनका कोई स्केड्यूल है, इस तरह का कुछ है, मतलब कि वेबसाइट अच्छा, पे डाउनलोड कर लो? सुनिएगा तवज्जो से। इन्होंने एक रेगुलेशन बनाई हुई है, 4 कैबिनेट डिसीजन को मिला के इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन बना दी, एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन। अगर आप सर्च करेंगे ना एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन ऑफ यूएई वैट, आपको वहाँ पे ये तमाम चीज़ें बड़ी तफसील में मिल जाएंगी। ठीक है, ये 4 कैबिनेट डिसीजन उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, इकट्ठे कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, एग्जेक्टिव रेगुलेशन ऑफ यूएई वैट मैं ग्रुप में कर देता हूँ, मैं ग्रुप में वैट रजिस्ट्रेशन वाला डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और इंशाल्लाह इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, सर वैट का मुझे जो दो हमने कल तीन टॉपिक पढ़ा है, एक और चीज़, सर दो वैट का जो हमने कल कल टॉपिक पढ़ना है वो वाली स्लाइड भी मैं पहले शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप उसको इस दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, सर 2-3 मिनट मुझे देंगे, मैं मेरा एक सवाल था, वो अगर जी है जी, तो मेरा ये नहीं पर्सनल हाँ जी, पूछें। पोस्ट पे। ये मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, इसको देखिएगा जरा। रजिस्ट्रेशन अच्छा, ये आप पहले अमेंड करें जाके ना, पहले ऊपर जाके अमेंड करें फाइनेंशियल एंटिटी टाइप को। अच्छा, वो भी रिक्वेस्ट डाली हुई है, लेकिन उसका अभी तक कोई उधर से जवाब नहीं आया, मतलब ये काफी देर से चल रहा है इशू ना। इसमें अभी तक वेट करें, आएगा, और एफटीए को करें, प्लस मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरा पर्सनली भी भेजिएगा। ठीक है, सर एंटिटी टाइप में क्या इशू होगा? एंटिटी टाइप में मैं आपको बताता हूँ। देखें, होता ये है कि नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट आपको पता है। जी। फर्ज करें कि एक मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप कार रेंटल बिजनेस के लिए ले लिया, एक मैंने ले लिया सैलून के लिए, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ले लिया। 2 लाइसेंस ठीक है है। सोल प्रोप्राइटरशिप के। अच्छा, अब ठीक देखें, है। चाहे मैं कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, चाहे वैट की रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, कार रेंटल का बिजनेस भी कोई कंपनी नहीं कर रही, मैं कर रहा हूँ। और जो दूसरा सैलून का बिजनेस है वो भी मैं अपनी ज़ात में कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप के लाइसेंस 2 हैं, लेकिन वो मैं हूँ अज़ खुद। उसमें मैंने नेचुरल पर्सन सेलेक्ट करना है। अब हुआ ये कि जिस वक़्त ये इन्होंने वैट शुरू किया तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके सिस्टम में। उस वक़्त अगर किसी ने कंपनी बनाई है ना, लेकिन नेचुरल पर्सन सेलेक्ट कर दिया है, तो वो नेचुरल पर्सन ही रहेगा। और अगर किसी ने कोई इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन उसने लीगल पर्सन सेलेक्ट कर लिया है, तो वो लीगल पर्सन से अप्रूव कर दिया है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये था कि उन दिनों में एफटीए के पोर्टल पे ये ऑप्शन नहीं था कि इसको अमेंड किया जा सके। वो वहाँ पे अगर आप जाके कहेंगे ना कि यार मेरी कंपनी है और आपने नेचुरल पर्सन से रजिस्टर हो गई है गलती से, वो कहेंगे भाई कोई ऑप्शन नहीं है, आप कंपनी को डी रजिस्टर करें और फिर अपने नाम पे रजिस्टर करें। उसकी वजह ये है कि आप एक अलग बंदे हैं और कंपनी एक अलग बंदी है। आपने अगर अपने नाम की जगह कंपनी रजिस्टर करवा ली थी तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब इन्होंने आजकल एक ऑप्शन निकाला, अमेंड एंटिटी टाइप, इससे पहले नहीं था। अगर पर्सन अमेंड टैक्सेबल पर्सन की टाइप अमेंड करनी है तो आपको उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
अब ये सिर्फ इनके सैफ उल्लाह का मसला नहीं है, इस तरह की आगे एक और क्वेरी भी आई हुई थी मेरे पास। तो अभी इसको पहले अमेंड करें, अमेंड टैक्सेबल पर्सन करें। तो ये वो वाले प्रॉब्लम्स हैं जो इनिशियली जब भी किसी जगह पे लॉ मुतारिफ करवाया जाता है ना, तो उनके पोर्टल को मुकम्मल तौर पे उसमें तमाम सर फैसिलिटीज मौजूद नहीं होती हैं, या आप कह लें पोर्टल डेवलप होता है। तो इनिशियल स्टेज पे जो गलतियां हो जाती हैं ना, वो ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स एक पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, वैट दूसरे पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, उस वक्त अप्रूव हो रहा था, अब नहीं हो रहा। ठीक है, ओके क्लास, मैं आप लोगों सर से एक सर बात रहेगा, एक छोटी सी बात रहेगा। मेरा एंटिटी डिटेल में जाऊँ ना, तो जो शुरू में एक पहला पहला उसका वो आता है ना टैब, वहां पे ना एंटिटी टाइप में लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड यूएई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। नीचे आके जब वो ओनर की लिस्ट को ऐड करते हैं, तो वहां पे उसका नाम है नेचुरल पर्सन, आगे जो भी ओनर का नाम है ना। तो ये आपस में यही आप बात कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट है, जैसे ऊपर लीगल है नीचे नेचुरल हो गया, दोनों नहीं सेम नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, ऑनर देखें, ऑनर एक अलग चीज है। हाँ मैंने आपको, अगर आपसे कोई कहे कि इस कंपनी का ऑनर कौन है, ऑनर अगर आप हैं तो आपने नेचुरल पर्सन डालना है, लीगल पर्सन नहीं डालना। हाँ, वो तो नेचुरल भी है, ठीक है। ठीक है, सही है। वहां पे तो नेचुरल पर्सन है। ठीक है, अच्छा आपको मैं जो अपनी ये कुछ नोट भेजूंगा वो कल की क्लास में भी भेज दूंगा, ताकि आप उनको पहले पहले देख लें कि कैसे होगी। ज़्यादातर चीज़ें आप समझ जाएंगे वैट रजिस्ट्रेशन में कि क्या क्या काम है और किस तरह से होता है। मैं उसको कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करके वैट रजिस्ट्रेशन को हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। आगे वैट डी रजिस्ट्रेशन और रिफंड की एक क्लास रह जाएगी। तो सर कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की कौन सी? कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की और रिटर्न फाइलिंग की जो आपने है ना पीपीटी अभी तक नहीं भेजी। हाँ हाँ, वो मुझे याद है। उसमें तो मुझे प्रॉब्लम है वो ये कि जिस क्लाइंट का नाम था ना, वो अभी एज इट इज़ कई जगहों पे लिखा जा रहा है। वो मैंने मैनेजमेंट को भिजवाई हुई है, वो चेंज करके उसे भेज देंगे। वो मैंने खुद इसलिए डायरेक्टली ग्रुप में नहीं भेजी। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है मुझे। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, आप मुझसे पूछ लिया करेंगे। ये कॉर्पोरेट टैक्स के रिटर्न का इशू है, तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ठीक है। क्लास। मैं यार मैनेजमेंट में को मैंने खुद ही कहा था मेकअप क्लासेस का, लेकिन एक अंदाज़ा भी हो रहा है कि पहले 2 दिन बड़ा मुश्किल होता है कि मैं पूरा दिन मीटिंग में होता हूँ और फिर पढ़ाना। बट इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में थोड़ा कोशिश करूँगा कि जल्दी काम निपटा लूँ, थोड़ा-सा फ्रेश हूँ। और आगे इंशाल्लाह ताला मैं इनको कम से कम फरवरी तक मैं कोई बैच नहीं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी सीज़न है। और आप लोग भी अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप हो सकते हैं, क्योंकि अब कुछ सीज़न भी आ रहा है। प्रैक्टिकली भी काम करना हो तो प्लीज़ मुझसे राब्ता कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अकोमोडेट कर सकूँगा, एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ। जी सर, मैं आपके साथ राब्ते मैं में भी आना चाहता हूँ, बात अर्ज कर रहा हूँ। जी, जी, मेरा नंबर है सबके पास। ठीक है? इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे सर आपके साथ। ओके, मैंने भी ओके, ऐड हो रहा हूँ। ओके, श्योर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज।